Okay. तो देखिए मेटल्स में हम कुछ बेसिक फंडामेंटल्स तो ऑलरेडी जानते हैं। जैसे मेटल्स के अंदर हमें पता है कि मेटालिक बॉन्डिंग होती है, और मेटालिक बॉन्डिंग में हमने काफ़ी दफ़ा जो चीज़ें लिखी हैं उसमें हमने दो चीज़ों पे फोकस किया। एक ये कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। दूसरा ये कि फिर यहाँ पे जाइंट लैटिस है या पॉजिटिव क्लाउड है, और फिर इसमें तीसरी जो चीज आती थी दैट वाज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इनके बीच के अट्रैक्शन। फिर इससे रेलेवेंट हमें पता है कि हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज का रट्टा मारा हुआ है। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें क्लियर भी हैं काफी हद तक, जो हमने इस चैप्टर में दोबारा से एक दफा समझने दौरानी है कि मेटल्स जो है वो मेलिएबल होते हैं, जिनको हम शीट्स में बना सकते हैं। मेटल्स डक्टाइल होते हैं, जिनसे हम वायर्स बना सकते हैं। मेटल्स सोनोरस होते हैं, जो साउंड्स जनरेट करते हैं, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होते हैं। मेटल्स की हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक फोर्सेज उसके अंदर होती हैं। इसके अलावा फिजिकली वो शाइनी होते हैं, उनके ऊपर लस्टर होता है, पॉलिश किया जा सकता है, वो रस्टिंग करते हैं एंड ऑल, ठीक है। अच्छा, जो नई चीज़ है वो है कि केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर हमें जो है वो हमारा डिस्कशन होगा। और केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए एक बात फिर मैं कहूँगा कि रिएक्टिविटी सीरीज अगर हमारे जहन में हो तो उसके बाद हमारी जिंदगी बिल्कुल बिल्कुल आसान हो जाएगी। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम रिएक्शन पढ़ेंगे मेटल्स का ऑक्सीजन से, मेटल्स का किसी एसिड से, मेटल का किसी समझ लें कि हाइड्रोजन गैस से एंड सो ऑन। तो इन चीज़ों से रिएक्शन पढ़ रहे होंगे तो उसमें रिएक्टिविटी सीरीज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, इसी तरह से अगर आपको याद हो ये वाले रिएक्शंस आप कर चुके हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में, जहाँ पे आपने कहा था कि मेटल whenever it react with an acid it produces salt and hydrogen gas। तो कुछ चीजें हैं जो रिपीट भी हो रही होंगी और कुछ चीजें हैं जो नहीं भी हो रही होंगी। ये इसका एक फेज है। दूसरा फेज ये है कि हम इसमें कुछ फिर एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे कि एक्सट्रैक्शन हमें अपने सिलेबस में हमने अभी तक सिर्फ एक ही पढ़ी थी, दैट वाज ऑफ एल्यूमिनियम। आज हम पढ़ना चाह रहे हैं आयरन की एक्सट्रैक्शन। ब्लास्ट फर्नेस के थ्रू की जाती है, उसकी किस तरह से पूरी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है वो पूरा डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद उसका एलॉय क्या होता है, एलॉयज वैसे क्या होते हैं, ये हमारा इस पूरे सेशन में डिस्कशन हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहली चीज हम कहते हैं कि मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। हमारे सामने फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैंने पूरी लिस्ट बना दी है। हार्ड सॉलिड्स हैं, मेलिएबल हैं, डक्टाइल हैं। ओपेक का मतलब होता है कि वो सी थ्रू नहीं होते, उनके थ्रू हम देख नहीं सकते। लस्ट्रस, शाइनी है, सोनोरस, साउंड जनरेटिंग है, डेंसिटी ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होने का मतलब ये कि खींचने से जल्दी से टूटते नहीं है, खींचने से खिंचे रहते हैं। हम इसकी चेन्स वगैरह बनाते हैं तो ये लोड बेयर कर सकता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें ये बात बड़े आराम से और बड़े कंफर्म तरीके से पता है कि ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के जो मेंबर्स हैं वो सारे क्या हैं, वो मेटल हैं। तो दे आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनर्स। तो अगर वो डोनर्स हैं तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट ही करेंगे। अगर वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, कैटाइंस बनाएंगे। और उनके ऑक्साइड्स बेसिक थे, आपको शायद याद हो। ऑक्साइड जो नॉन मेटल के थे वो एसिडिक थे या एम्फोटेरिक थे, लेकिन नॉन मेटल्स मेटल्स के ऑक्साइड हमेशा बेसिक थे। हेलोजन से अगर रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट्स बनाते हैं, कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन बनाते हैं, और अगर स्टीम से रिएक्ट करते हैं तो भी हाइड्रोजन बनाते हैं। अगर किसी एसिड से जो है वो रिएक्ट करता है, डाइल्यूट हो या कंसनट्रेटेड हो, तो भी वो हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट। अब यहाँ पे आप क्या कहते हैं, यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देते हैं कि भाई आपका जो मेटालिक स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। तो यहाँ पे वही बात आपके सामने लिखी गई है कि मेटालिक स्ट्रक्चर में देयर आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं जिसकी वजह से हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स है। इसका मतलब ये भी है कि वो आयनिक कंपाउंड्स की तरह है, सिमिलर। कोवेलेंट कंपाउंड से थोड़ा सा डिससिमिलर है। आयनिक कंपाउंड से सिमिलर क्यों है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स के भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होते थे ज़्यादा होते थे। तो इसीलिए मेटल्स के भी आयनिक कंपाउंड्स की तरह की सिमिलैरिटी है। वो सिमिलैरिटी हमें यहाँ पे भी नजर आ रही है कि देखिए मैग्नीशियम एक आयनिक कंपाउंड है या मेटल है। तो जवाब है कि मैग्नीशियम एक मेटल है, और मेटल का मेल्टिंग पॉइंट देखें 650। इसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड देखें तो ये एक आयनिक कंपाउंड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 714 है। तो ये तकरीबन थोड़े से क्लोज हैं। लेकिन अगर आप किसी कोवेलेंट कंपाउंड की बात करें जो कि क्लोरीन है, तो वहां पे आपको नजर आ रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी लो, ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ पे। देन एलॉयज हम सब जानते हैं, एलॉयज मिक्सचर ऑफ मेटल्स होते हैं। हम मेटल्स के मिक्सचर को क्यों बनाते हैं, तो उसकी कई चीजें हैं। एक एक तो सिंपल सा तरीका ये होता है, वजह ये होती है कि हम स्ट्रेंथ ज्यादा करना चाहते हैं। दूसरा तरीका या दूसरी वजह ये होती है कि हम उसकी जो लाइफ है ना, जो उसकी समझ लें
रिएक्शन है या रिएक्टिविटी उसको कम करना चाहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि हम रिएक्टिविटी कम करेंगे तभी मेटल की लाइफ ज़्यादा होगी। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आयरन की बात करें, तो आयरन को आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में अगर हम एनवायरनमेंट में रखते हैं तो ये इसको क्या लग जाता है, इसको जंग लग जाता है। अगर ऑक्सीजन और पानी दो चीज़ें मौजूद हों तो इसको रस्टिंग हो जाती है। लेकिन अगर हम इसका एलॉय बना दें, यानी कि इसके अंदर कुछ कार्बन डाल दें और ये एलॉय बना दें और इसको बनने के कहते हैं कि ये एक स्टेनलेस स्टील है, यहाँ तो माइल्ड स्टील दिखाया है मैंने, स्टेनलेस स्टील है, तो स्टेनलेस स्टील को कभी जंग नहीं लगता। तो खास तरह की नई प्रॉपर्टीज आ गई। अच्छा, वो प्रॉपर्टीज क्यों आती हैं वो भी हम देखेंगे, लेकिन एलॉय क्या होगा, एलॉय बेसिकली मिक्सचर होगा और एलॉय का कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बच्चे समझते हैं कि एलॉय का कोई केमिकल फॉर्मूला है, कोई केमिकल फॉर्मूला एलॉय का नहीं होता। इवन किसी भी मिक्सचर का कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं होता। दो हमारे सिलेबस में चीजें हैं जो आपको पढ़ानी है, एक स्टेनलेस स्टील, तो स्टेनलेस स्टील में भी कार्बन और आयरन शामिल होते हैं, स्टील में भी कार्बन और आयरन शामिल होते हैं। एक ब्रास आपको पता, ये आप देख रहे हैं ये बेल ब्रास से बनी है। तो ब्रास में क्या ऐड किया जाता है, जिंक ऐड किया जाता है और कॉपर ऐड किया जाता है। तो कॉपर का जो गोल्डन कलर है वो यहाँ आ रहा है और जिंक का जो टिन टाइप का कलर होता है, शाइनी कलर है, वो यहाँ आता है। इससे फायदा ये होता है कि फिर कॉपर इसको जंग नहीं लगता। तो अब आते हैं कि अगर हम एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भाई आप आइडेंटिफाई करो कि मेटल स्ट्रक्चर है या एलॉय है, तो आप देखें यहाँ पे सारे एटम्स एक ही जैसे हैं, इनमें कोई इम्प्योरिटी शामिल नहीं है। तो हम आंखें बंद करके फौरन कह सकते हैं कि ये मेटल है। अब वो मेटल कुछ भी हो, वो तो हमें नहीं बताना, लेकिन मेटल है, हम आइडेंटिफाई करने के काबिल। यहाँ पे जब हम देखते हैं तो हमें नजर आता है कि मेटल स्ट्रक्चर के अंदर क्या चीजें मौजूद हैं। मेटल स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चीजें मौजूद हैं जिसे हम कहते हैं इम्प्योरिटीज। और वो इम्प्योरिटीज बेसिकली क्या है, वो इम्प्योरिटीज यहाँ पे हमने डाला हुआ है कार्बन। तो अब ये स्ट्रक्चर क्या बन गया, ये स्ट्रक्चर बन गया एलॉय का। तो इससे फायदा क्या होता है, देखिए इससे फायदा ये होता है सबसे पहले तो कि अगर हम इसको यहाँ से जबरदस्त किस्म की फोर्स अप्लाई करें, इसको जोर से हथौड़ा मारें, तो ये स्ट्रक्चर ना स्मूथ हो, यानी कि सारे आइडेंटिकल हैं, तो ये वाली लेयर्स ना एक दूसरे पे स्लिप हो जाती हैं, जो आप यहाँ रीजन देख रहे हैं कि स्लाइड हो जाता है। तो इसके बाद होता ये है कि अगर ये आयरन बार लेट से ऐसे थी और आपने इसको यहाँ से हैमर किया जोर से, तो ये आयरन बार ऐसी हो जाएगी, थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी। इसको हैमर करना आसान होता है क्योंकि सारे आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। लेकिन स्टील बेसिकली क्या है, स्टील के अंदर ना इरेगुलरिटीज आ गई हैं। इरेगुलरिटीज क्या करती हैं, इसके मोशन को ना रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं, यानी कि अब ये आराम से नहीं घूम फिर सकते। अब इनके अंदर ना ये मसले मसाइल आ गए, यानी कि इनके मोशन के अंदर बीच में ये चीजें हैं जो फंसेंगी, जो इनको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, जो इनके लेयर्स को स्लाइड नहीं करने देंगी। तो अगर स्टील बार के ऊपर हम जोर से हथौड़ा मारेंगे ना, तो स्टील बार के ऊपर हल्का सा शायद डेंट आ जाए, लेकिन ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एलॉय है और एलॉय बेसिकली स्ट्रांग होता है। ठीक है, यहाँ तक बेटा बात समझ में आती है। तो अब चलते हैं आगे। फिर हम यहाँ पे वो सारा रीजन दे रहे हैं कि भाई एलॉय में क्या होता है, एलॉय में डिफरेंट एटम के साइजेस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, स्मॉलर और बिगर एटम्स डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। डिस्टॉर्ट होने का मतलब ये है कि उनकी जो लेयर्स है ना, उनकी अरेंजमेंट टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। उससे क्या होता है कि फिर उनको हिलाने चुलाने के लिए देयर इज मोर फोर्स दैट इज नीडेड। ऐसा नहीं है कि वो उसको बिल्कुल बेंड नहीं कर सकते, बेंड कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा ताकत से वो बेंड कर सकते हैं। फिर आपको कुछ जनरल नॉलेज के लिए मैंने दे दिया कि ब्रास के अंदर जो परसेंटेज कंपोजिशन है, दैट इज 70% कॉपर एंड 30% जिंक। ठीक है, अगर 18 कैरेट का गोल्ड है, तो ये हमारी पहली भी एक दफा बात हुई थी, तो 75% उसमें गोल्ड होगा और 25% उसमें कॉपर होगा। अगर गोल्ड 19 कैरेट का है या 20 कैरेट का है या 21 कैरेट का है या 22 कैरेट का है, तो उसमें परसेंटेज ऑफ फिर कॉपर कम होती जाती है। जैसे जैसे हम आगे जाते रहते हैं ना, ये मोस्ट प्योरिफाइड है या मोस्ट हाईएस्ट कॉस्ट का जो गोल्ड होता है वो 22 कैरेट का होता है। ठीक है, ड्यूरेलुमिन की बात कर रहे हैं, तो जिससे हम जहाज बनाते हैं, ड्यूरेलुमिन में हम 96% एल्यूमिनियम यूज करते हैं और 4% कॉपर यूज करते हैं। और दूसरे सर मेटल्स ये में याद करनी होंगी आपको परसेंटेजेस। सिर्फ ये आपको सिर्फ ये याद करनी है, ब्रास वाले। ठीक है सर। ठीक है, फिर आपसे बात कर रहे हैं कि डिफरेंट एलॉयज हैं। तो ये अब आप देखें, आपके पास स्टेनलेस स्टील आ गया जो सिलेबस का पार्ट है, जिसमें हम ये कहते हैं कि 11% क्रोमियम ऐड करते हैं। इसके अलावा इसमें हम कार्बन भी ऐड करते हैं। इसके अलावा हम इसमें आयरन ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसकी डिटेल्ड कंपोजिशन आगे आएगी जब ब्लास्ट फर्नेस का डिस्कशन होगा, अभी नहीं कर रहे हैं।
तो हार्ड होता है ये, इसको जंग नहीं लगता, बहुत महंगा है। इसके अलावा हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में और कटलरी में इस्तेमाल करते हैं। माइल्ड स्टील वो है जो कभी कभार समझ लें गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, बिल्डिंग विल्डिंग बनाने में इस्तेमाल हो जाता है, या फर्नीचर वगैरह जो लोहे का होता है उसमें इस्तेमाल होता है, दरवाजे खिड़कियां बनाने के अंदर इस्तेमाल होता है। इसमें कार्बन होता है 1% से भी कम, और आयरन होता है, मेलिएबल और डक्टाइल होता है, और ये रस्ट कर जाता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं शोज रस्टिंग, ठीक है। और सस्ता होता है, और जैसे गाड़ी की बॉडी या मशीनरी की चीज है, ठीक है। टूल स्टील जो आप देखें, जो हमारे पास ड्रिल मशीन होती हैं या हैमर्स होते हैं या बड़ी बड़ी ड्रिलिंग बोर्स होती हैं, पानी के पंप्स वगैरह होते हैं, उसके अंदर हम ये यूज करते हैं टूल स्टील, ताकि उसको जंग ना लगे। तो 18% तक इसमें टंगस्टन ऐड किया जाता है। इसके अलावा ये हार्ड होता है, रेजिस्टेंट होता है हाई टेम्परेचर में, और कोई रस्टिंग यहाँ नहीं होती, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, ये सेकंड वाले से भी ज्यादा expensive। इसकी एग्जाम्पल आ गई ड्रिल बिट्स, जो ड्रिल मशीन के अंदर होता है। फिर देखो, इसको याद करना है, ये वही वाली हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है जो हमने उस वक्त पढ़ी थी कैटाइंस। तो इसको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको याद करेंगे तो हमें आगे मसला नहीं होगा। तो अब याद करने के लिए बच्चे डिफरेंट चीजें बनाते हैं। मुझे एक चीज मिली थी तो मैंने वो यहाँ लिख दी है कि पीपल से लिटिल चिल्ड्रन मेक अ ज़ेब्रा इल कॉन्स्टेंटली स्निफिंग ग्रास। तो पीपल से लिटिल चिल्ड्रन मेक अ ज़ेब्रा इल कॉन्स्टेंटली स्निफिंग ग्रास। ये मैंने ऐसे बनाया हुआ है। आप कुछ और बनाना चाहते हैं वो बना लें, आप कुछ और करना चाहते हैं इसके साथ वो कर लें। कुछ बच्चों ने इनके सिंबल से भी बनाया हुआ होता है, यानी कि पोटेशियम का सिंबल होता है के, सोडियम का सिंबल होता है Na, लिथियम इज Li, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, देन आयरन, देन कॉपर, देन सिल्वर, देन गोल्ड। तो इस सिंबल से भी कुछ बनाया हुआ होता है कि कल नहीं खाना खाया था उसको लेने नहीं गया, इस तरह से कुछ भी बनाया हुआ। तो जो भी आपको अच्छा लगता है वो बना लें। तो ये याद रखना आपको सही लगता है, आप ये याद रख लें। तो इस सेंटेंस को अगर आप याद रखेंगे, आपकी जिंदगी बड़ी सिंपल हो जाएगी। अच्छा, अब देखें इसमें मजेदार बात क्या है, इसको हम याद कैसे करना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि इसमें जो टॉप मोस्ट है ना वो हाईली रिएक्टिव। अच्छा ठीक है, इसका आप क्या मतलब है, इसके मतलब के ऊपर हमने फोकस करना है, हमने ध्यान से इस बात को समझना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि इसका जो लीडर है वो तो पोटेशियम है, ठीक है। तो पोटेशियम ऑक्साइड है, लेट्स से K2O, हम इसको सोडियम के साथ मिक्स करते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ होगा, तो जवाब है कुछ नहीं होगा। अब आप इस पैटर्न को जरा समझें, क्यों कुछ नहीं हो रहा भाई। इसलिए कुछ नहीं हो रहा क्योंकि सोडियम और पोटेशियम में अगर हम कंपैरिजन करें तो ऊपर कौन है, पोटेशियम है, नीचे कौन है, सोडियम है। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ, पोटेशियम हुआ। तो सोडियम जब रिएक्टिव ही नहीं है तो वो पोटेशियम के ऑक्साइड को या पोटेशियम को कुछ भी नहीं कर सकता, उसको टच भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या है, ये यहाँ पे हाईली रिएक्टिव। अच्छा, अब इस ही साइकिल को जरा आप आगे ले जाइए। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं सोडियम ऑक्साइड की बात करता और मैं साथ में पोटेशियम की बात करता, तो अब आप नोट करें, अब क्या होना चाहिए भाई, पोटेशियम क्या है, हाईली रिएक्टिव है। तो पोटेशियम क्या करेगा, ऑक्सीजन छीन लेगा सोडियम से, और सोडियम बेचारे को क्या कर देगा, अकेला कर देगा। तो अब आप नोट करें, आपको रिएक्शन किस तरह से समझ में आया भाई। रिएक्शन इस तरह से समझ में आया कि पोटेशियम वॉज on the top of the reactivity list. Sodium was lying somewhere below potassium. So that explains potassium is highly reactive and sodium is not highly reactive. That means पोटेशियम क्या करेगा, पोटेशियम जो है फिर वो ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाएगा, जबकि सोडियम जो है वो अपने साथ वो कुछ भी नहीं कर सकेगा बेचारा, वो उसका जो ऑक्सीजन है वो छिन जाएगा, क्योंकि पोटेशियम ज्यादा ताकतवर था। तो ये रिएक्टिविटी लिस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बताइए, बात समझ में आई। फिर थ्रू आउट द रिएक्टिविटी सीरीज यही होगा। थ्रू आउट द रिएक्टिविटी सीरीज यही होता है, थ्रू आउट द रिएक्टिविटी कोई भी दो कंपेयर कर लें यही होगा। और दूसरा, यहीं तक नहीं रुकेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन के बजाय क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, कोई भी दूसरी चीज हो, इस रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से रिएक्शन हो। यानी कि हम उसको हटा देंगे अगर वो टॉप में होगा तो भाई ये काम होगा। एक ये चीज है, और बच्चों को इतना ये बुरी लगती है और इतना वो इसके ऊपर पैनिक करते हैं, पता नहीं क्यों वो पैनिक करते हैं। क्योंकि ज्यादातर बच्चों से जब सवाल पूछा जाए तो उनसे पूछा जाए भाई रिएक्टिविटी सीरीज के, उनको याद ही नहीं होती। तो जब आपके जहन में रिएक्टिविटी सीरीज ही नहीं है तो आप केमिकल रिएक्शन बना ही नहीं सकेंगे, हो ही नहीं सकेगा आपसे केमिकल रिएक्शन। क्यों नहीं हो सकेगा, क्योंकि भाई ये इंपॉर्टेंट है ना ये चीज। और इसका 2 या 3 MCQs तो जरूर आएंगे, ये स्लाइड में गुजरेंगे भी, आपको नजर भी आ जाएंगे, तो ये याद है। तो पेपर जब आपको मिलता है, आप कोशिश ये करें कि ऐसी चीजें जैसे रिएक्टिविटी सीरीज है
वो अपने पेपर के एंड पे या पेपर में जहाँ कहीं पे क्वेश्चन है वहाँ पे आप पेंसिल से लिख लें। कोई एग्जामिनर कुछ नहीं कहेगा, कोई चीटिंग नहीं हो रही है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है कि कोई पेपर कैंसिल कर देगा, कुछ नहीं होता। सारे पाकिस्तानी हैं, सारे मुसलमान हैं, सारे एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, कोई नहीं डराता, कोई खुराट नहीं होता, घर से लड़के नहीं आया होता, सब चिल माहौल में होता है। आराम से आप ये रिएक्टिविटी सीरीज सही सही बना लो, ताकि आपको एग्जाम में एक तो ये कि फोकस हो आपका क्या है, मैंने रिएक्टिविटी सीरीज यूज करनी है। अच्छा, इत्तेफाक ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन ना आए, तो क्वेश्चन अगर नहीं आया तो भाई नहीं यूज करिएगा, जबरदस्ती की बात तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आता है, मोस्ट लाइकली वो आए, तो हम फिर रिएक्टिविटी सीरीज जब हमारे पास बनी हुई होगी तो हमारा अनइंटेंशनल बार बार ध्यान उस पर जा रहा होगा, तो जब बार बार ध्यान उस पर जा रहा होगा तो हम बड़े आराम से देख लेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? देखें, अब यहाँ पे जो इक्वेशंस आपको दी जाएंगी या इक्वेशंस आपको जो यहाँ नजर आनी चाहिए वो क्या है, ये मैं सिंबल्स बनाता हूँ, मिटाता हूँ और मैं आपको फिर समझाता हूँ कि इनका पैटर्न क्या होगा। देखें, इक्वेशन लिखने के लिए या कंपाउंड बनाने के लिए जिस चीज़ की हमें नीड होती है वो होता है उसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हम कहाँ से बनाते हैं? फॉर्मूला में हमें ये पता होना चाहिए कि जिस एलिमेंट से हम रिएक्शन लिख रहे हैं वो किस ग्रुप का मेंबर है। अब देखें, अगर आप K2O लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि के का तो मुझे पता था और ओ का भी मुझे पता था, टू कहाँ से आया? तो टू यहाँ से आया ना कि ऑक्सीजन का चार्ज ऑक्सीजन के बजाय पोटेशियम के साथ लिखा गया है, और पोटेशियम का चार्ज पोटेशियम के बजाय ऑक्सीजन के साथ लिखा गया है। दरअसल ये टू इसका है और इसका जो वन है वो दरअसल इसका है, ये हमें ग्रुप से पता चलता है। तो ये चीज यहाँ पे आपको यूज करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे जो टेबल पीछे बना हुआ है बैकग्राउंड में वो ये कहता है कि एलिमेंट है पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम। ओके, ठीक है, इन सब के रिएक्शन विद वाटर है तो पोटेशियम रिएक्ट्स वायलेंटली, मेक सम सेंस बिकॉज पोटेशियम वाज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। सोडियम इट रिएक्ट्स क्विकली बट नॉट दैट मच वायलेंटली, ठीक है। लिथियम इट रिएक्ट्स ओनली क्विकली बट नॉट मच वेरी क्विकली। कैल्शियम बहुत ही ज्यादा स्लोली रिएक्शन करता है, मतलब बहुत ही मरा हुआ होता है, कुछ नहीं करता। अब इसकी इक्वेशन बनाते हैं, तो पोटेशियम इसके साथ रिएक्ट कराते हैं पानी को, तो अब ये क्या बनाएगा? अब ये बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। साथ में क्या बनेगा? साथ में जो चीज अलग हो जाएगी वो क्या होगी भाई? H2 अलग हो जाएगा, ठीक है। सोडियम, तो सोडियम सेम रिएक्शन को फॉलो करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगी। लिथियम, लिथियम जो है वो सेम रिएक्शन को फॉलो करेगा, तो लिथियम। अब इसको देख के कुछ बच्चे कहते हैं अल्लाह इतनी सारी इक्वेशन याद करनी है, तो उनको बताया जाए भाई क्या क्या हो गया, ग्रुप 1 के मेंबर्स ही तो हैं, एक ही तो चीज है, सब में एक ही चीज लिखी हुई है, सबका फॉर्मूला नेचर भी सेम है, सब ग्रुप के 1 के मेंबर है। फर्क तो जब पड़ेगा जब मैं ग्रुप 2 का लेके आऊंगा। चले ग्रुप 2 का लेके आते हैं, जैसे कैल्शियम लेके आते हैं। अब क्या होगा? अब कैल्शियम जब आएगा इसके साथ तो कैल्शियम का चार्ज लिखा जाएगा OH के साथ, और OH का चार्ज वैसे तो 1 होता है लेकिन कैल्शियम की वजह से क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन अलग से आ जाएगा। अब आप नोट करें, यहाँ पे मैंने वाटर एक तो आपको थोड़ा सा एक्सपैंड करके दिखाया, दूसरा फिर मैंने ये बताया कि भाई Ca जब इसके साथ गया है तो इसके साथ जो 2 आया है वो कहाँ का है? वो कैल्शियम का है, और कैल्शियम के साथ जो 1 लिखा हुआ है वो दरअसल किसका है? वो OH का है। तो क्रिस क्रॉस मेथड तो आप कब से पढ़ते हैं। अब इसी तरह से ग्रुप 2 का कोई भी मेंबर हो, जैसे मैग्नीशियम है, बेरिलियम है, स्ट्रॉन्शियम है, बेरियम है, रेडियम है, हर एक के लिए यही क्वेश्चन बनेगी। इसी तरह से अगर कोई ग्रुप 3 का मेंबर आ जाए तो उसके लिए उस हिसाब से बनेगी। अब ग्रुप 3 के लिए भी एक इक्वेशन बना लेते हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, इट रिएक्ट्स विद वाटर, तो इट शुड फॉर्म व्हाट? अब आप मुझे आंसर दें, क्या बनना चाहिए? ये ग्रुप 3 का मेंबर है तो यहाँ क्या आना चाहिए? 3 आ जाएगा, ठीक है। ये बताइए, बात समझ में आई? ओके, फिर आ जाए नेक्स्ट में, हमें वो कहते हैं कि एसिड्स के साथ रिएक्शन देखें, तो एसिड्स के साथ उन्होंने फिर बाकी लिस्ट को कंपेयर किया हुआ है। देखें, अब पहले बात को समझें, ये कहीं इस लिस्ट का मतलब नहीं है कि पोटेशियम जो है वो एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करेगा या स्लोली रिएक्ट करेगा। ये लिस्ट शुरू कहाँ से हो रही है? ये कैल्शियम से शुरू हो रही है। तो उसने कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये वाले पोर्शन को हिट किया उसने। ऊपर वाले पोर्शन को तो हिट कर चुका था ना वो, तो अब नीचे वाले पोर्शन को हिट किया। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे खुदा ना खास्ता पोटेशियम लिखा होता और एसिड होता यहाँ पे तो तबाही हो जाती, तो रिएक्शन जो है वो वायलेंटली का भी वायलेंटली पता नहीं क्या बन जाता, खतरनाक हो जाता। लेकिन शुरू कहाँ से हो रहा है? कैल्शियम से। तो इट मेक सेंस कि कैल्शियम वुड बी वेरी क्विकली, मैग्नीशियम वुड बी स्लाइट स्लोअर, जिंक मोर स्लोअर, एंड दिस यहाँ पे आके तो क्या हो गया कि ये रिएक्शन ही नहीं कर रहा। ये तीन तो बेसिकली क्या होते हैं? नोबल मेटल्स होते हैं ना, मासूम मेटल्स होते हैं, रिएक्शन करना ही नहीं चाहते।
तो इसलिए इनके साथ हम ये कंडीशन भी लगा सकते हैं। अब इसकी इक्वेशन भी बना ले, तो इसकी इक्वेशन भी बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसे अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे हम। कैल्शियम है, एसिड उठा लें, एक HCl उठा लें अगर लेट से, तो क्या बनेगा, CaCl नहीं बनेगा, CaCl2 बनेगा, क्योंकि कैल्शियम बिलोंग्स टू ग्रुप 2। साथ में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बन जाएगा। मैग्नीशियम की बात करेंगे तो मैग्नीशियम और कैल्शियम एक ही खानदान के। जिंक की बात करेंगे तो जिंक का चार्ज भी 2 में होता है, तो ग्रुप जिंक क्लोराइड बनेगा, ZnCl2H2 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आयरन की बात करेंगे तो आयरन के साथ 2 भी होता है, 3 भी होता है, तो दोनों चलेंगे। आपके सिलेबस में दोनों है, आप जो भी लिखना चाहें, FeCl3 लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं, FeCl2 लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल होंगे। ठीक है, कॉपर के साथ रिएक्शन होगा तो CuCl2 आ जाएगा, सिल्वर के साथ रिएक्शन होगा तो AgCl आ जाएगा, गोल्ड के साथ तो रिएक्शन है ही नहीं। ठीक है, ये बताइए, बात समझ में आई? अच्छा, अब आपको वो समझा रहे हैं सारी बातें जो मैंने अभी कही हैं आपसे, वो सारी। जी बेटा, सो बिल्कुल, लेकिन सिवाय ग्रुप 1 के, अगर ग्रुप 1 है ना, सोडियम वगैरह, तो वहां पे NaCl बनता है, तो ये एक्सेप्शन है। बाकी सब केसेस में ग्रुप 2 में वही बनता है, सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है, ये सारे 1 होते हैं, बाकी आप हमेशा 2 लगा सकते हैं। अच्छा, अब आपको यहाँ पे वो जो बात समझा रहे हैं वो ये समझा रहे हैं कि भाई इस लिस्ट को यूज कैसे करना है, या जो बातें मैं आपसे कह रहा था। इट इज यूजफुल टू प्लेस कार्बन एंड हाइड्रोजन इनटू द रिएक्टिविटी सीरीज बिकॉज दीज एलिमेंट्स कैन बी यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स। अब वो ये कह रहे हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके हम मेटल्स की एक्सट्रैक्शन करते हैं। जैसे आपको याद होगा एल्यूमिनियम के अंदर जब हम एक्सट्रैक्शन कर रहे थे, तो एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन में हमने जो कैथोड और एनोड बनाए थे वो किसके बनाए थे, वो बनाए थे कार्बन के, ग्रेफाइट ये। तो उसमें फिर हमें ये बात पता होना कि भाई रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा। इसी तरह से बहुत सारे मेटल, जैसे सोडियम की एक्सट्रैक्शन हम कर रहे थे तो सोडियम क्लोराइड से कर रहे थे, और सोडियम क्लोराइड का हम क्या यूज कर रहे थे, एक्वस सॉल्यूशन यूज कर रहे थे। तो उसके अंदर हाइड्रोजन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड दोनों मौजूद थे। ठीक है, तो उन्होंने इसमें ऐड कर दिया। फिर उन्होंने रिएक्टिविटी सीरीज की बात भी कर दी कि अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन ले आए तो कहाँ आ जाएगा। देन इट इज नोट दैट जिंक एंड आयरन कैन बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स यूजिंग कार्बन बट नॉट यूजिंग हाइड्रोजन। अब वो एक्सेप्शन दे रहा है कि जिंक और आयरन ये इन दोनों के बीच में है ना, तो इनकी एक्सेप्शन देखें क्या है। ये दोनों कार्बन के साथ तो डिस्प्लेस हो जाते हैं लेकिन हाइड्रोजन के साथ डिस्प्लेस नहीं होते। अब इस बात का क्या मतलब है, जिंक का कोई ऑक्साइड ले लेते हैं, लेट से ले लेते हैं जिंक ऑक्साइड, अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन ले आए तो यहाँ पे मसला ये कि होना क्या चाहिए, पहले आप देखें जिंक ऊपर है या हाइड्रोजन, तो जवाब है जिंक ऊपर है, तो जिंक ऑक्साइड ही रहेगा, हाइड्रोजन इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, तो आई कैन राइट नो रिएक्शन। लेकिन अगर मैं जिंक ऑक्साइड के साथ मिसाल के तौर पे कार्बन ले आऊं, तो अब आप देखिए क्या होगा, कार्बन लिस्ट में ऊपर है और जिंक नीचे है, तो कार्बन इस पे हमला करेगा और कार्बन ऑक्सीजन को ले जाएगा और जिंक बन जाएगा। ठीक है, सिमिलर केस होगा किसके साथ भी, आयरन ऑक्साइड के साथ भी। ठीक है, इज दिस क्लियर? ये रिपीट कर सकते हैं? देखें लिस्ट को, देखें कौन ऊपर है, जिंक, किससे ऊपर है, आयरन। ओके, जिंक और आयरन दोनों किससे ऊपर है, सर हाइड्रोजन। इसका मतलब ये कि हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक और आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक और आयरन ज्यादा रिएक्टिव है सर इसका हाइड्रोजन से। मतलब है कि अगर हाइड्रोजन आएगा तो कुछ नहीं होगा। जी सर। और अगर कार्बन आएगा तो क्या होगा, तो कार्बन ज्यादा रिएक्टिव है तो वो ऑक्सीजन छीन लेगा। ठीक है, अच्छा इसी और तरह से सर अब हाइड्रोजन होगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगा? इन दोनों के केस में नहीं होगा ना। ठीक है सर। और सर अगर हाइड्रोजन का हम किसी ऊपर वाले से रिएक्ट करें उसमें भी तो यही होगा ना, फिर ऊपर कोई वाले में रिएक्शन नहीं तो होगा? जो भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऊपर वालों से अगर आप हाइड्रोजन का रिएक्शन करेंगे तो वो तो कभी भी रिएक्शन नहीं होगा ना, क्योंकि ऊपर वाला ज्यादा हाँ रिएक्टिव होगा, नीचे वाला रिएक्शन करेगा। अब मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास है कॉपर ऑक्साइड, अब मैं यहाँ ले आऊँ हाइड्रोजन,
तो भाई हाइड्रोजन ऊपर है, कॉपर नीचे है। इसका मतलब है कि अब यहाँ क्या होगा, अब यहाँ पे ये होगा, H2O बनेगा और कॉपर अलग हो जाएगा। ऊपर वाला जीतता है ना। इज दिस क्लियर? जी सर। लिस्ट अभी सामने है तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। किसी को है तो प्लीज पूछें, दोबारा पूछ लें, 10 दफा पूछ लें, लेकिन लिस्ट सर सामने है। ये H2 से बना है क्योंकि ऑक्सीजन ऊपर है कॉपर से लिस्ट में, या कोई और वजह है? नहीं तो ये इसको लेके जाएगा तो बेटा क्या बनेगा ये बताओ, यही बनेगा ना। सर कॉपर के साथ क्यों नहीं डिस्प्लेस हो सकता ये? क्योंकि कॉपर लिस्ट में नीचे, हाइड्रोजन लिस्ट में ऊपर है, तो दिस विंस, दिस लूजर्स। ये देखो, नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ इसने हाइड्रोजन ने कॉपर के साथ क्यों नहीं बॉन्ड बनाया? हाइड्रोजन ने कॉपर के साथ क्यों नहीं बॉन्ड बनाया? यानी कि तुम ऑक्सीजन को अलग करना चाह रहे हो। हाँ सर, मतलब पूछ रहा हूँ कि ऐसा पॉसिबल है कि अच्छा नहीं। देखो, फिर इस बात को समझो, यहाँ पे फाइट किसके और किसके बीच में है? अ, यहाँ पे फाइट किसके और किसके बीच में है, ये समझने वाली बात है। भाई हाइड्रोजन और कॉपर फाइटिंग कर रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, सही है। तो तो ऑक्सीजन या ये तो कैसे पता कॉपर के, चलेगा? हाँ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, कि ये कैसे पता चलेगा। भाई ये ऐसे पता चलेगा कि कॉपर अपने साथ एक बंदा लाया था ना, कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन तो अपने साथ कोई बंदा नहीं लाया था। तो हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है, तो उसको ये होगा कि भाई मेरे साथ बंदा क्यों नहीं है, तो वो कोशिश करेगा कि कॉपर के साथ वाला जो पार्टनर है उसको ले अपने साथ वो। ठीक है सर। डू यू गेट दिस पार्ट? जी सर। तो अगर वो लड़ कॉपर से रहा है तो वो कॉपर के साथ क्यों रहेगा? ठीक है। दूसरा जो इसका केमिकल समझ लें आप, रीजन है, वो मैं आपको दे देता हूँ। ऑक्सीजन नेगेटिव है, कॉपर और हाइड्रोजन दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों पॉजिटिव तो कभी साथ नहीं रह सकते। हाँ ठीक है सर। अब आप मुझसे ये क्वेश्चन करेंगे कि ये कैसे पता चला कि ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो मैं कहूंगा पीरियोडिक टेबल में जाके देख लें भाई तो वो तो ऑक्सीजन पीरियोडिक नेगेटिव। टेबल में होगा, हाँ जी, ठीक है सर, समझ आ गया। फिर आते हैं कि ये वाली बातें आपसे मजीद कर रहे हैं कि भाई एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है इसमें, किसकी और किसकी फाइट हो रही है? एल्यूमिनियम ऑक्सीजन लेके अलग हो रहा है और आयरन इज लेफ्ट अनरिएक्टेड। इससे ये जाहिर हो रहा है कि एल्यूमिनियम क्या है, विनर है, और आयरन क्या है, लूजर है। तो लेट्स चेक कि हमारी लिस्ट में कौन ऊपर है। एल्यूमिनियम ऊपर है, कौन नीचे है? आयरन नीचे है। तो किसको विनर होना चाहिए था? एल्यूमिनियम को। किसको लूजर होना चाहिए था? आयरन को। तो यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये बताइए, बात समझ में आई? हेलो अब्दुल राफे। जी जी सर, आ गई आ गई। दूसरी बात, फिर हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास ये है हिसाब किताब, तो इसमें हम वो अपनी पुरानी वाली चीजें भी सारी ला सकते हैं। यानी कि अगर हम रिएक्शंस को देखें, तो रिएक्शन यहाँ से हमने शुरू किए थे। तो पोटेशियम का ऑक्सीजन, सॉरी सोडियम का ऑक्सीजन हट गया, पोटेशियम के साथ चला गया। तो मैं कह सकता हूँ कि पोटेशियम ने ऑक्सीजन गेन किया है, तो ये क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो सोडियम ने लूज किया तो वो क्या होगा? रिडक्शन। तो इस टर्म में भी हम आंसर दे सकते हैं, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक रिड्यूस हो रहा है, तो ये रिएक्शन क्या बन जाएगा? ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखो, यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है कि भाई जिंक का ऑक्सीजन निकल के किसके पास चला गया? कार्बन के पास। तो कार्बन ने क्या किया? ऑक्सीडेशन। जिंक ने क्या की है? रिडक्शन। इसी तरह से यहाँ आ जाओ, तो आयरन बेचारा अकेला हो गया, तो आयरन का लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो ये रिडक्शन है। और एल्यूमिनियम का गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन। तो नीचे ये बात लिखी हुई है कि आयरन इज रिड्यूस्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम इज ऑक्सीडाइज्ड। देन पूरी पैटर्न में देखें, वो समझा रहा हूँ बी सी ए करके, ये तीन चीजें एक रिएक्टिविटी सीरीज में। बी सी ए रिप्रेजेंट्स एनी मेटल, कोई भी मेटल हो सकता है। तो अब अगर आप ए का ऑक्साइड लाओ, बी का ऑक्साइड लाओ, सी का ऑक्साइड लाओ, यानी कि ए के साथ फॉर एग्जांपल ए हम मान लेते हैं कि ए है लेट से मैग्नीशियम, ठीक है। ए का ऑक्साइड लाओ, बी लेट से है फॉर एग्जांपल सोडियम, और ये कहाँ से पता चल रहा है? ये लिस्ट से पता चल रहा है। तो अब वो क्या समझा रहे हैं? अब वो हमें ये समझा रहे हैं कि हम जिस चीज का ऑक्साइड लाएंगे, अगर हम उसका रिएक्शन करते हैं मेटल ए से,
तो अगर एक ऑक्साइड का रिएक्शन उसी के मेटल से होगा तो जाहिर है कोई प्रोडक्ट बनना ही नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि अगर सोडियम ऑक्साइड का रिएक्शन सोडियम से ही होगा तो उसमें विनर और लूजर का कहाँ से हिसाब किताब हम तय करेंगे? ये तो दोनों एक ही लेवल पे होंगे रिएक्टिविटी सीरीज में, तो देयर इज नो रिएक्शन। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, ए का ऑक्साइड लो, इसका रिएक्शन करो मेटल बी से, जो कि लिस्ट में कहाँ है, जो कि बी लिस्ट में ए से ऊपर है, तो क्या होगा, कौन जीतेगा? बी वुड विन एंड ए वुड लूज। इसका मतलब ये होगा कि ए डिस्प्लेस हो जाएगा। ए डिस्प्लेस होने का क्या मतलब है? ए हट जाएगा। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अगर एल्यूमिनियम है और आयरन ऑक्साइड है, तो इसमें हम ये कहते हैं कि एल्यूमिनियम क्यों जीत रहा है, बिकॉज एल्यूमिनियम लिस्ट में नीचे नहीं है, एल्यूमिनियम लिस्ट में ऊपर है, और आयरन भाई कहाँ थे? लिस्ट में नीचे। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम डिस्प्लेसेस आयरन। ठीक है, ये बताइए, बात समझ में आई? जी सर। इसी तरह से फिर आ जाए अगर सी में, तो सी देखें कहाँ है, ए से ऊपर है, तो अगेन सी बेन कर जाएगा, तो ए डिस्प्लेस हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा बी का ऑक्साइड ले लें और इसका रिएक्शन कर लें मेटल ए के साथ, तो बी का ऑक्साइड ले लें, यानी कि बी की बात करें और ए की बात करें, तो क्या बी वाला जीतेगा या ए वाला जीतेगा? तो जवाब है बी वुड विन। तो ए तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तो कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए तो नीचे है, इट सेज नो रिएक्शन। सिमिलर इज द केस विद बिटवीन सी एंड ए। सी और ए का कंपैरिजन करें तो सी ऊपर है, ए नीचे है, तो क्या होगा? सी क्या रिएक्ट होने देगा? तो जवाब में नहीं रिएक्ट होने देगा। क्यों नहीं होने देगा? क्योंकि सी इज मोर रिएक्टिव, तो सी का भी यहाँ आ रहा है नो रिएक्शन विद। ठीक है, ये बताइए, ये बात समझ में आ रही है? जी सर। फिर बी का अगर बी से ही कंपैरिजन करेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसी तरह से सी का अगर सी से कंपैरिजन करेंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन बी और सी में अगर कंपैरिजन करेंगे, इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, तो बी जीतेगा, दैट मींस नो रिएक्शन। लेकिन अगर इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो कौन जीतेगा? जाहिर है फिर सी जीतेगा। इसका मतलब है कि ए डिस्प्लेस हो जाएगा बड़े आराम से, टेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारी वो बात है जो यहाँ मैंने अभी समझाई है, ये सारी लिखी हुई है। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि आप कभी रिवाइज कर रहे हो, देख रहे हो, तो आपकी नज़र से गुजर जाए। अगर आपको ये वाली बात मेरी समझ में आ गई थी यहाँ पे, तो आपको इसको देखने की भी जरूरत नहीं है, आपको इसको देखने की भी जरूरत है। लेकिन अगर आपको था कि आप भूल जाएंगे, टेंशन हो रही थी आपको, तो फिर आप इसको पढ़ लें। ठीक है, इज दिस क्लियर? जी सर। ओके। फिर हम कहते हैं कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ सॉल्यूशंस की बात करें, तो सॉल्यूशंस के अंदर भी तकरीबन वही हिसाब किताब है कि जैसे मैग्नीशियम है, कॉपर सल्फेट है, तो मैग्नीशियम और कॉपर में से कौन ऊपर था? तो जवाब है मैग्नीशियम ऊपर था, कॉपर तो बिल्कुल नीचे है। तो कौन जीतेगा? मैग्नीशियम जीतेगा, और मैग्नीशियम अपने साथ सल्फेट को ले जाएगा। कॉपर वो, ये वही बात है जो मैंने शुरू होते हुए कहा था कि किसी भी, कोई भी चीज हो, सॉल्ट हो, ऑक्सीजन हो, क्लोराइड हो, जो रिएक्टिविटी सीरीज समझ गया उसके लिए जिंदगी बड़ी। ठीक है, देन यहाँ पे आपको वो ये बात समझा रहे हैं कि इन तीनों की फिर बात करें, जे, एल और के, तो अगर रिएक्शन जे और एल का है तो जे वुड विन, अगर रिएक्शन एल और के का है तो एल वुड विन। तो जे का कोई सल्फेट उठाया उन्होंने, जे के साथ रिएक्शन कराया, कुछ नहीं हुआ। जे का कोई सल्फेट उठाया उन्होंने, के साथ रिएक्शन कराया, तो जे ऊपर है, के नीचे है, तो कुछ नहीं होना चाहिए। इसी तरह जे का कोई सल्फेट उठाया और फिर एल के साथ रिएक्शन करा, अगेन जे टॉप पे है, तो सवाल ही नहीं उठता कोई रिएक्शन हो। फिर के की बात करते हैं, तो के अगर जे के साथ कंपैरिजन करेंगे तो के और जे में से जे वुड विन, तो जाहिर है डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट हो गई। फिर के का रिएक्शन अगर के से करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं हुआ। फिर के का रिएक्शन अगर एल से करेंगे तो एल वुड विन, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, हो गई। इसी तरह से एल की बात करते हैं, फिर जब एल का रिएक्शन जे से कर रहे हैं तो जाहिर है जे विनर होगा, तो एल डिस्प्लेस हो जाएगा। इसी तरह जब एल का रिएक्शन एल से कर रहे हैं तो एल का रिएक्शन के से कर रहे हैं तो एल वुड विन, यानी कि कुछ भी नहीं होगा। इसी तरह एल का रिएक्शन जब एल से करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, इज दिस क्लियर? जी सर। अब जरा फीडबैक दें, समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा, आसान है, मुश्किल है, क्या है? सर बस ये है ना कि जो भी रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होगा, जो हायर होगा, वो उसके नीचे वाला उसको रिप्लेस नहीं कर सकता बस, लेकिन वो अपने नीचे वाले किसी को भी रिप्लेस कर सकता है। हाँ, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अगर ये आपके जहन में है तो आप सोचें आपके कितने अच्छे मार्क्स आने हो।
बगैर किसी टेस्ट। आने वाले हैं नहीं आने वाले? बस दुआ कर सकते हैं। नहीं, अगर देखें ये तो बाइनरी चीज है ना, यानी कि ये तो या तो याद रहेगी या नहीं याद रहेगी। अगर याद रहेगी तो सही है, अगर नहीं याद रहेगी तो फंस जाएंगे, क्योंकि लिस्ट अगर किसी बच्चे ने बना ली उसके बाद तो उसको मसला नहीं होना चाहिए। तो ये तो याद है, रिएक्टिविटी सीरीज तो याद है पूरी। बस इसके बाद तो फिर कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारी जो बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं वो इसी बहस के ऊपर है ना, कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। यहाँ पे फिर मैंने ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात की हुई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट की बात की है। ये हम कल भी कर चुके थे, तो मैंने कहा आज आपके सामने लिख दें। फिर यहाँ पे हमने कुछ रिएक्शंस की बात की है जो मैं पीछे आपके साथ कर रहा था, कि पोटेशियम का रिएक्शन एयर से, तो इट बर्न्स विगरसली टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स, यानी कि ये होंगे इस तरह से कि K2O बनेगा या Na2O बनेगा। अगर ये रिएक्शन कर रहे हैं वाटर के साथ तो KOH बनेगा या NaOH बनेगा। अगर रिएक्शन कर रहे हैं एसिड्स के साथ तो NaCl बनेगा या KCl बनेगा। ठीक है, बेस्ड ऑन रिएक्शन अगर एसिड का HCl है। तो ये मैंने एक चार्ट इसलिए बना दिया था कि मैं यहाँ सारी चीज़ें आपके लिए लिख दूंगा। तो ये होगा कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 3 चार्ज होगा। जिंक के लिए ZnO होगा, आयरन के लिए आयरन ऑक्साइड होगा, लेड के लिए PbO होता है, कॉपर के लिए Cu2 होता है या Cu हो सकता है, लेकिन वो रिएक्शन यूजुअली नहीं करता। HgO का रिएक्शन बिल्कुल मरा हुआ होता है, नहीं होता तो नहीं कर रहे हम। इसके बाद ये दोनों रिएक्शन तो हम लिख नहीं रहे। अच्छा, फिर आते हैं कि अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो एल्यूमिनियम का वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। जिंक का वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो जिंक हाइड्रोक्साइड बनेगा। आयरन का अगर वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो आयरन हाइड्रोक्साइड बनेगा। देन यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा, यहाँ पे जिंक क्लोराइड बन जाएगा, यहाँ पे जो है वो आयरन क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हम ये कहते हैं कि ये रिएक्शन नहीं दिखाते, ये रिएक्शन दिखाते हैं जब कंसनट्रेटेड हो। तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ये आपके किसी काम का नहीं। लास्ट वाले इनमें तो कोई रिएक्शन नहीं। तो ऊपर जो इक्वेशन जब हम डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आप इस स्लाइड को करने के लिए तरीकाकार ये होगा, इस स्लाइड को करने के लिए तरीकाकार ये होगा कि लिस्ट अगर हमें याद हो फिर हम इसे देखें। देखिए, वो कहते हैं कि मिक्सचर में मैग्नीशियम और आयरन सल्फेट है, तो लिस्ट मेरे जहन में आई फॉरन। मैग्नीशियम विनर है, मैग्नीशियम ऊपर होता है, आयरन लूजर है, ये नीचे होता है। तो क्या होगा, मैग्नीशियम सल्फेट एंड आयरन बन गया। क्यों बन गया आयरन? भाई इसलिए बन गया क्योंकि मैग्नीशियम जो है उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो इक्वेशन ये आ गई। ये बताइए, बात समझ में आई? जी जिंक सर। और सोडियम की बात करें तो सोडियम क्लोराइड और जिंक में कौन ऊपर था? भाई सवाल ही नहीं उठता जिंक ऊपर हो, ये ऊपर था, विनर था, ये लूजर है। तो क्या कुछ ये इसका बिगाड़ सकेगा? जवाब है नहीं, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा, तो नो रिएक्शन। लेड और सिल्वर की बात करें तो कौन ऊपर था? भाई सिल्वर ऊपर था या लेड ऊपर था? तो जवाब है लेड ऊपर था। सिल्वर तो बिल्कुल नीचे वालों में था, अनरिएक्टेड वालों में था, जो नोबेल वाले थे उनके पास था। तो ये कौन है? ये विनर। ये कौन है? ये लूजर है। तो रिएक्शन हो जाएगा, ये रहा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से करनी है। तो बेस्ड ऑन अगर आपको ये लिस्ट याद आ गई है तो फिर आप ये कर लीजिएगा, अगर नहीं आए तो नहीं करिएगा, फिर मसला होगा। ठीक है।